एमएटी पूरा हो गया, मर गया। तो दोस्तों अगला शासक है फिरोज शाह तुगलक, बोले तो एफएसटी। इसका समय बताओ कोई। 1351 से 1387 या 88। तो पुराने वाले का, तो चलो पुराने वाले का रिवीजन मैं एक बार आपको फटाफट करवा देता हूं। एमबीटी जो है, एमबीटी एमबीटी मैंने आपको बताया कि ये तुगलक वंश, इसकी स्थापना करने वाला कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। इसका टाइम 1320 से लेकर के 25 तक। मध्य मार्गी था ये, मध्य मार्गी था। और इसने ना तो अलाउद्दीन खिलजी वाली कठोरता बरती और न ही फिरोज शाह खिलजी वाली नरमी बरती। फिरोज शाह खिलजी को जानते हो? जानते हो? अरे खिलजियों में 3 थे ना, जेके, एके और एमएस के। तो मुबारक शाह खिलजी जो था वो बड़ा बदमाश था जी। दरबार में नंगे पांव दौड़ा करता था। पांव नंगे नहीं थे, सॉरी। उसने हाँ जो उदारवादी नीतियां अपनाई और उसके एमएस के ठीक बाद में आया, तो इसकी नीतियों को मध्य मार्गी नीतियां कहा जाता है। इसका विवाद था एक दिल्ली के संत, कौन सा? निजामुद्दीन से। निजामुद्दीन जो था उसे 5 लाख टंके प्राप्त हुए थे, इसने मांगे, उसने नहीं दिए, औलिया को बाहर निकाल दिया। ये युद्ध जीतने के लिए बंगाल गया, जीत करके वापस आया। इसने कहा कि दिल्ली दूर है, और वहीं दूसरे दिन स्वागत के समय बिना बादलों की बिजली गिरी और इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद में अगला है मोहम्मद बिन तुगलक, समय 1325 से 1351 तक। अब बहुत ही योग्य, बहुत ही पढ़ा लिखा, बड़ा विद्वान, बट ज्यादा विद्वान हो गया, इसलिए गांव के लोग, शहर के लोग इसे पागल कहने लगे। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पागल सुल्तान। बादशाह नहीं, पागल सुल्तान। कुछ नीतियां अपनाई, जैसे सबसे पहले इसने कौन सा काम किया? राजधानी परिवर्तन कहां से कहां किया? दिल्ली से कहां ले गया? लेकिन योजना असफल हो गई। दौलताबाद क्यों ले गया राजधानी को? बता बावली, बता। क्योंकि साम्राज्य के मध्य में स्थित था। मैंने बताया कि इसने पूरा दक्षिण भारत जीत लिया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो उसको लगा कि उत्तरी भारत में रहने से, तो दिल्ली में रहने से तो उत्तरी भारत में ही नियंत्रण रहेगा। दक्षिण भारत को यदि जीतना है तो दक्षिण भारत में राजधानी बनानी चाहिए। इसलिए इसने साम्राज्य के बीच में कौन सी जगह? दौलताबाद, राजधानी परिवर्तन किया। लेकिन प्रयोग असफल रहा, क्योंकि वो सारे दिल्ली वालों को ले गया। दूसरा उसका काम कौन सा? सांकेतिक मुद्रा या सिक्के चलाना। उसने क्या किया कि चांदी के जो टंके थे उनके स्थान पर किसके चला दिए? लेकिन लोगों की निगाह में चांदी चांदी है और तांबा, इसलिए तांबे के सिक्कों को लेने से मना कर दिया। मैंने उदाहरण दिया था कि
कुछ जिलों में अभी भी 10 रुपए का सिक्का लेते नहीं है, तो लोगों ने लेना बंद कर दिया। और तो और सुनारों का हर घर वो टकसाल बन गया, नकली सिक्के तांबे के बनाए गए। ये प्रयोग भी ऐसे पल रहा। तीसरा कौन सा प्रयोग था? कराचील अभियान। कराचील अभियान। और इसमें इसने अपने सेनापति को कहा कि तू जा कांगड़ा को जीत ले, हिमालय की वादियों में कांगड़ा। कांगड़ा जीतने के लिए सेना भी भेजी थी, बहुत बड़ी सेना गई थी। सेना बड़ी ताकतवर थी, पहाड़ी राज्य बड़े कमजोर थे, इसलिए हिमालय की वादियों में घुस तो गया और फटाफट कांगड़ा को जीत भी लिया। लेकिन जीतने के बाद उसके सेनापति को लगा कि यहां तो मजा ही नहीं आया, ना तो युद्ध हुआ ढंग का और ना बहुत बड़ी कोई जीत मिली। उसे लगा कि मैं और जीतूंगा, और वो हिमालय में बढ़ता ही चला गया और तिब्बत में घुस गया। और तभी सर्दी शुरू हो गई बर्फ के कारण। ये सैनिक जो थे बर्फ सहन नहीं कर पाए, -डिग्री का तापमान, और घायल आधे मर गए। बचे में घायल सैनिक जब वापस लौट रहे थे, तब कांगड़ा के जो राजा थे, कराचील के जो राजा थे, उसके सैनिकों ने इनका पीछा किया। जब ये दिल्ली पहुंचे थे तो मात्र कितने सैनिक? तो ये अभियान भी असफल रहा। चौथा कौन सा? खुरासान विजय। खुरासान विजय। खुरासान दोस्तों ये जो है मध्य एशिया में स्थित था, और इसने योजना बनाई थी कि ये जो अफगानिस्तान है इसके पार यहां खुरासान में जीत हासिल कर लूं। ईरान के राजा के साथ संबंध अच्छे थे, तो ईरान के राजा ने मोहम्मद बिन तुगलक ने मिलकर योजना बनाई कि खुरासान जीतेंगे। 3 लाख की सेना भी भर्ती कर ली, उसे ट्रेनिंग भी दे दी, और सैनिकों को भर्ती करने के बाद सैनिकों की कहीं कहीं सगाइयां भी हो गई। बट बाद में कंडीशन बदल गई। मध्य एशिया की और ईरान में जो राजा जिसके साथ कॉन्टेक्ट था उसकी मृत्यु हो गई, उसके बेटे ने साथ देने से इनकार कर दिया। खुरासान में मंगोलों ने जीत हासिल कर ली, इसलिए यह अभियान भी कैंसिल हो गया। जो सैनिक थे, जो 3 लाख के सैनिक थे, उन्हें 6-6 महीने का एडवांस वेतन दे करके फ्री कर दिया। अब सैनिक एक बार जब सेना में शामिल हो जाता है, उसको पेमेंट मिलना शुरू हो जाता है। जब उसकी सगाइयां हो जाती हैं, तो फिर सगाइयां जब टूटती हैं तो बहुत दर्द होता है। और अच्छा हुआ है क्या? अच्छा फिर हाँ, नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो भाई दर्द है तो बाहर तो आएगा ना, खैर कोई बात नहीं। तो खैर कोई ना, इनके दर्द इतना था, इन्होंने अपनी जिंदगी की बर्बादी का जिम्मेदार मोहम्मद बिन तुगलक को माना, और इन सैनिकों ने डाके डालने और विद्रोह करने शुरू कर दिए। इसलिए सबसे ज्यादा विद्रोह किसके काल में हुए? 5वां अभियान मैंने बताया था, दोआब में करवर्दी। दोस्तों इसने सोचा था कि मैं बिना किसानों पर टैक्स बढ़ाए आय बढ़ा दूंगा, किसान की भी आय बढ़ेगी, मेरी भी आय बढ़ेगी। योजना क्या बनाई कि जो भी बंजर भूमि है, उस बंजर भूमि को क्या बनाया जाए। इसके लिए बंजर भूमि में पेड़ काटना, उनको समतलीकरण करना, इसके लिए धन खर्चे की जरूरत थी। उसने किसानों को एडवांस जो है वो ऋण दे दिया। ऋण दे दिया कि तुम जमीन को उपजाऊ बनाओ, समतल बनाओ, कुएं खोदो, बैल खरीदो, हल खरीदो, और उसे समतल बना करके खेती करना शुरू करो। योजना थी कि मैं ये जो ऋण दिया गया है उसे तुम्हारी इनकम बढ़ेगी, तो तुम जो पहले लगान दे रहे थे उस लगान के साथ हर वर्ष 10% एक्स्ट्रा देते रहना, ऋण भी चूक जाएगा, मेरी इनकम भी बढ़ेगी, तुम्हारी भी इनकम बढ़ेगी। लेकिन किसानों ने जैसे अचानक धन आया उनके पास, किसी ने छोरे के हाथ पीले कर दिए और किसी ने छोरे के हाथ लाल कर दिए। खैर किसी ने मकान बनवा लिया, धन खर्च हो गया, और संयोग से इसी साल दोआब में अकाल पड़ा, और अकाल पड़ने के कारण जो 20 बोरी दे रहे थे पहले से, वो ही देना संभव नहीं था, एक्स्ट्रा देने का तो मतलब भी नहीं था। इसको लगा कि किसान बड़े चोर हैं, इसने सेना को लगा कि सख्ती की, तो किसान रातों की रात अपना सामान बोरिया बिस्तर डाल डाल के बैलगाड़ी में और भागने लगे। जब उसको सूचना मिली कि किसानों का दोष नहीं है,
योजना मेरी दोषपूर्ण थी, इसलिए उसने वो माफ कर दिया। लेकिन किस्मत ऐसी कि पांचों योजना बड़ी जबरदस्त थी, बहुत ही जबरदस्त सोची समझी, लेकिन किस्मत ऐसी कि एक भी योजना सफल नहीं। क्योंकि मध्य एशिया पे जीत हासिल करना ये किसी पहले भारतीय शासक की एक हिम्मत थी, औकात थी, उसकी सोच थी कि भारत की बाहर किसी भूमि को जीते। लेकिन सोच के करे क्या? यहां तो किस्मत जब ठीक हो तब ना। योग्यता गणी है, आप में भी गणी है, कोई कमी है तो बताओ। योग्यता में कमी है क्या? मेहनती कम हो क्या? लेकिन किस्मत भी तो होनी चाहिए ना। किस्मत तो मोहम्मद बिन तुगलक किसी किस्मत हो तो बेटा कुछ नहीं कर सकते, चुपचाप सहना पड़ता है ना। हाँ, ऊपर से हंसना पड़ता है, अंदर से रोना पड़ता है। खैर, ये मैं इसकी बात कर रहा हूं। ओ कर रहे किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक। दक्षिण भारत तक जीत हासिल की थी और इसने संपूर्ण भारत को, तमिलनाडु से लेकर के कश्मीर तक का क्षेत्र, बलूचिस्तान से लेकर के असम तक का क्षेत्र, पहला सुल्तान था जिसने साम्राज्य में बनाया। तो याद रखें, सबसे बड़ा साम्राज्य किसका? एमबीटी का, मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है। तो लेकिन सर्वाधिक विद्रोह भी किसके समय हुए? ये विद्रोह को दबाता रहा। इसने अपने सेक्रेटरी को कहा था, सचिव को, कि मेरा राज्य बीमार है, जाने इसको कौन सी बीमारी है। एक जगह से कोई फोड़ा ठीक होता है, दूसरी जगह 2 फोड़े निकल आते हैं। मैं 2 फोड़ों का इलाज करता हूं, 4 फोड़े निकल आते हैं। 4 का इलाज करता हूं, 16 फोड़े निकल आते हैं। मेरे इस राज्य के शरीर को जाने किस बीमारी ने घेर लिया। मैं जितना इलाज करता हूं उतना ही रोग बढ़ता जाता है। ऐसा नहीं है, बहादुर था, योग्य था, ऐसा सेनापति जिसने हर अभियान और हर युद्ध में खुद नेतृत्व किया। अलाउद्दीन खिलजी के पास भी इतना दमखम नहीं था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के समय जीत प्राप्त करने वाला उसका एक सेनापति था, मलिक काफूर, 1000 दिनारी। लेकिन ये तो खुद योद्धा है और बहुत बड़ा सेनापति, बहुत बड़ा उत्तम लड़ाका। इसलिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसने पूरे क्षेत्र को खुद जीता। विद्रोह हुए, खुद दबाया, और दबाते दबाते एक दिन सिंध में ठट्टा में जब विद्रोह दबाने गया था, भगवान ने इसको भी दबा दिया। और वो दिन घटना कौन सी थी? 1351। इतना ही तो पढ़ाया था मैंने, तो वो तो मैंने बोल दिया। रिवीजन आप घर बैठ के करोगे तो 10-15 मिनट में मजे आ जाएंगे, बशर्ते कि मजे लो तो। लेकिन आपके मजे पढ़ाई में रहे नहीं है, वो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं बेटा। खैर, अब मैं अगला फिरोज तुगलक की बात कर लेता हूं। फिरोज शाह तुगलक। एफएसटी, समय 1351 से 1388। डाल दी हेडिंग। तो इसके बारे में यदि बात करोगे तो 2-3 बातों का पता लगेगा कि आजकल भी चर्चा में है ये बात कि अपने ज्यादातर बिजनेस में, ज्यादातर उद्योग धंधों में, प्रॉपर्टी में ज्यादा सक्सेस कौन से लोग हो रहे हैं? ज्यादा पढ़े लिखे या कम पढ़े लिखे? कम पढ़े लिखे। कारण क्या है? यही सच है, यही सच है। इंस्टाग्राम की बात नहीं है, इंस्टाग्राम की बात नहीं, बात कुछ और है। ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति ज्यादा सोचता है, वो सोचता ही रह जाता है। और कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है, सोचता थोड़ा सा है, काम करता ज्यादा है, इसलिए उसे सफलता मिलती है। इसकी बात यही थी। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक बिल्कुल कम पढ़ा लिखा, बुद्धिहीन, अत्यंत कम शिक्षित एवं अयोग्य सेनापति था। और यही इसकी सफलता का कारण था। मोहम्मद बिन तुगलक सफल शासक नहीं बन पाया,
लेकिन फिरोज शाह तुगलक जो था वो सफल शासक बन गया। जितनी सफलता फिरोज शाह तुगलक को मिली उतनी सल्तनत काल में किसी को भी नहीं मिली। इसके पीछे उसका कारण क्या है? कम बुद्धि होना, कम पढ़ा लिखा होना और अपने आप को अयोग्य मान लेना। आप कहोगे गुरुजी मजे ले रहे हो। नहीं, मैं मजे नहीं ले रहा, मैं सही कह रहा हूं। ये न सिर्फ अयोग्य था, बट इसको इस बात का भी पता था कि मैं योग्य नहीं हूं। ये मोहम्मद बिन तुगलक का बेटा नहीं था, भाई था, चाचा का बेटा। बोले तो कजन, हां करजन नहीं बेटा, या बोले करजन तो करजन ठीक है क्या? नहीं, कजन। तो ये कुजन था, मतलब कजन, चाचा का बेटा। और इसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय साथ भी रहा था। ये हमेशा कहता था कि मैं मोहम्मद बिन तुगलक की बाल बराबर भी नहीं हूं, ना मुझ में युद्ध लड़ने की क्षमता है, ना मैं इतना सोच सकता हूं, ना मुझ में इतनी देर तक जागने और मेहनत करने की कैपेसिटी है। मुझे नींद आती है, मेरा मन शराब में लगता है, मैं इतना नहीं लड़ सकता। मैं सोचता हूं कि क्यों लड़ूं, जीवन मिला एक बार, उसे लड़ लड़ के खत्म थोड़ी ना करना है। इसलिए ये मानता था, ये जानता था कि मैं कम पढ़ा लिखा, ना अच्छा लड़ाका, और ना ही मुझ में कोई विशेष गुण है। और यही इसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण बना। जब व्यक्ति या तो खुद योग्य हो और इतना योग्य हो कि सब कुछ कर ले जाए अपना कामकाज, तो वो सफल है। और या फिर व्यक्ति ये मान ले कि मुझ में बुद्धि कम है, मुझे दूसरों से पूछ पूछ के काम करना है, तो वो भी सफल हो जाता है। असफल कौन होता है? जो अपने आप को बुद्धिमान मान लेता है, दूसरों की बात मानता नहीं है और खुद कर नहीं सकता, दूसरों के कहे अनुसार करता नहीं है, तो उसका क्या हाल होता है सोच लो, जो मोहम्मद बिन तुगलक का हुआ। इसको इस बात का पता था कि खोपड़ा कम है, लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसने योग्य लोगों को प्रशासन में लिया। जैसे इसका वजीर, वजीर जो कि वैसे ये बहुत कट्टर मुसलमान था, शरीयत को लगाया, ब्राह्मणों पर जजिया लगा दिया, मंदिरों को तुड़वाने की परंपरा शुरू की, नगरकोट के मंदिर को तुड़वाया, ज्वालामुखी मंदिर को तुड़वाया, और मंदिर को तुड़वाकर उसकी जो मूर्ति थी, उस पत्थर की मूर्ति के टुकड़े करवा करके कसाईयों को दे दिया कि मांस तोलो इस मूर्ति से, मूर्ति के टुकड़ों से। कट्टर था, हिंदू धर्म को दबाने की कोशिश करता था, क्योंकि कम पढ़ा लिखा था। जबकि मोहम्मद बिन तुगलक बहुत उदार था, वो जैनियों के साथ हिंदुओं को उसने पदों पे लिया। वो कहता था कि मुझे नहीं पता कयामत के दिन क्या होगा, खुदा जो भी करेगा, आज मैं वो काम करूंगा जो मेरे लिए अच्छा है। लेकिन ये कट्टर था, लेकिन फिर भी ये योग्य लोगों को ये जानता था कि मैं योग्य हूं, इसलिए इसने एक ब्राह्मण जिसने धर्म परिवर्तित कर लिया था, नाम था खाने जहां। खाने जहां तेलंगाना का ब्राह्मण था, और उस खाने जहां तेलंगाने को अपना वजीर बना दिया। इसलिए इसके समय जितने भी काम किए वो खाने जहां तेलंगाने ने किए। ये भरोसा करता था। मोहम्मद बिन तुगलक में एक दोस्त था कि वो इतना योग्य था कि वो हर काम खुद करना चाहता था, कि मैं करूंगा, आक्रमण मैं करूंगा, ये सुधार मैं करूंगा, सेना की भर्ती मैं रहूंगा, सेना का निरीक्षण मैं रहूंगा। वजीरों को और इन सबको उसने कभी जिम्मेदारी पूरी तरह से सौंपी नहीं, तो वो पूरी जीवन उलझा ही रहा, वो दिन रात काम करता ही रहा। और एक व्यक्ति जब बहुत सारे काम करता है तो सफल नहीं हो सकता, वो उलझ जाता है। जैसे मान लो एक डॉक्टर आंख के अंदर आंख के ऑपरेशन में बहुत बड़ा विशेषज्ञ बन जाए, फिर वो कहे नहीं मैं हार्ट का डॉक्टर भी बनूंगा, फिर वो कहे कि नहीं मैं फेफड़ों का भी बनूंगा, फिर वो कहे कि नहीं साहब गुर्दों का भी मैं ही बनूंगा, वो कहे कि ना हड्डियों के ऊपर भी पूरी रिसर्च मैं करूंगा। इतनी सारी रिसर्च करने के बाद उसके पास वक्त बचेगा? और फिर क्या वो किसी एक फील्ड में विशेषज्ञ हो सकता है?
मोहम्मद बिन तुगलक में ये दोस्त था, वो सब काम अपने हाथ से करना चाहता था, इसलिए वो उलझा हुआ रहा और उलझे उलझे ही उलझ गया पूरा का पूरा। ये सुलझा हुआ रहा, इसको पता था मुझ में अक्ल कम है, इसलिए इसने सेनापति को कहा भाई देख, युद्ध ज्यादा मत करना, कबू कबू कोई विद्रोह कर दे तो दबा देना, बाकी शांति से बैठे रहना। इसलिए इसने जो विद्रोही थे सबको माफ कर दिया। दक्षिण भारत में इस समय बहुत बड़ी संख्या में विद्रोह हुए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय और उसकी मृत्यु के ठीक बाद दोनों समय दक्षिण भारत में भारी मात्रा में विद्रोह हुए, और मोहम्मद बिन तुगलक उनको कह रहा था कि तुमने विद्रोह किए तो किए कैसे, और इसने कहा कि कर दिए तो कर दिए यार, तुम विद्रोही हो कोई बात ना, तुम एक काम करो, मैं तुम्हारे विद्रोह को नहीं दबाऊंगा। इसलिए इसने दक्षिण भारत में जो विद्रोही थे उन्हें फ्री छोड़ दिया, तुम तुम्हारे रहो, हम हमारे रहेंगे। यहां बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो गई, हसन शाह बहमन ने, और उसके नीचे यहां विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो गई। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने इनके खिलाफ कार्रवाई तो की बट जीत नहीं पाया। फिरोज शाह तुगलक ने इनको मान्यता दे दी, बोले हो तुम करो ना साम्राज्य और बना लो थोड़ा बहुत, और यदि बहमनी साम्राज्य को उसने कुछ गांव और भी दे दिए, इस कारण कि तुम हमारी सीमा में हस्तक्षेप मत करना, तुम कुछ गांव और ले लो। तो इसने आक्रमण रोकने की नीति अपनाई, करने की नहीं, क्योंकि जानता था कि मेरा भाई मोहम्मद बिन तुगलक इतना बड़ा लड़ाका, इतना प्रबल सेनापति, इतना योग्य, कुछ नहीं कर पाया, तो मैं तो कुछ हो ही नहीं, मैं काहे को लड़ूं। इसलिए इसने लड़ाइयां नहीं की, इसने विद्रोहियों को माफ कर दिया कि चलो माफ करता हूं। इस कारण इसके समय शांति बनी रही, शांति और व्यवस्था बनी रही। इसने कभी जीवन में कोई अभियान नहीं किया, एकमात्र अभियान किया था उसने बंगाल में, और वो इतना अव्यवस्थित, इतना बेकार था कि किसी तरह से वजीर खाने जहां तेलंगानी ने उस आक्रमण को सफल तो बना दिया, लेकिन उससे इसने सबक ले लिया मोहम्मद बिन तुगलक ने, इसने सॉरी फिरोज शाह तुगलक ने, कि मुझे आक्रमण करना ही नहीं। इसलिए युद्ध नहीं हुए तो क्या बनी रही, शांति व्यवस्था। इसलिए जब शांति बनी रहती है राज्य में तब होता है दोस्तों विकास। इसलिए इसने विकास के काम किए, सबसे ज्यादा नहरें बनवाई, सबसे ज्यादा नहरें बनवाई इसने, बड़ी बड़ी नहरें, यहां तक कि ये जो थार का मरुस्थल है ना दोस्तों, ये पाकिस्तान में भी है, थार जिला तो पाकिस्तान में ही है, जिसको हम थार का मरुस्थल कहते हैं। वास्तव में थार में सबसे ऊंचे टीले हैं पहाड़ों की तरह, और वो थार जिला पाकिस्तान में रह गया, बहावलपुर के पास। इसका विस्तार राजस्थान में भी है और अरावली तक है, अरावली तक, गंगानगर से आगे। पहले इसका विस्तार मुक्तसर तक था, और पूरा का पूरा हरियाणा, ये जो है आज हरियाणा में आधा ही मरुस्थल है, पहले पूरा का पूरा मरुस्थली प्रदेश था ये थार का मरुस्थल। ये पास पास अरावली चलती है दिल्ली तक, और ये मरुस्थल था। इसने योजनाएं तो बनाई, लेकिन योजनाओं को उसने असल में लागू किया। जैसे इसके शौक बड़े अजीब अजीब थे। जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि मानवता बहुत बड़ी चीज है, किसी को दास नहीं बनाओगे, इसने कहा नहीं, दास तो होने चाहिए। इसको दास भी पसंद थे और दासियां विशेष पसंद थी। दास और दासियों की इसने बहुत भारी संख्या में भर्ती की, करीब 1.80 लाख, 1,80,000 दास थे इसके पास। 1.80, 1,80,000 दास इसके पास थे। दास और दासियां मतलब समझ गए ना, जिनको ये भोजन देता था, जिनको ये मकान बना करके रखता था, टेंट लगा करके, दास और दासियों को। तो इनका बड़ा शौक था
इसने इनके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम था दीवान ए बंदगान। और ये दास दासियों को इन्वॉल्व करता था कि तुम मेरे बंधक को, और इनको इसने कहा कि तुम एक काम करो, ये जो यमुना नदी है, इस यमुना नदी से तुम लोग, ये जो यमुना नदी है, इस नदी से तुम लोग नहरें निकालो। तो उन्होंने नहरें निकाल दी। इन्होंने कहा कि ये सतलज नदी जो है, इसे नहरें निकालो, इसे नहरें निकाल दी। तो इसने खूब सारी नहरें बनवाई, करीब 200 किलोमीटर लंबी नहरें। और आज का जो हरियाणा और आज का जो दक्षिणी पंजाब है, ये क्षेत्र कभी मरुस्थल था, लेकिन इसकी नहरों की बदौलत ये जो क्षेत्र है वो बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र बन गया। और उपजाऊ क्षेत्र बनने के कारण आज जो हरियाणा है दोस्तों, आज जो हरियाणा है, उस हरियाणा में इतना उत्पादन बढ़ा कि इसके समय जो काम करना चाहता था मोहम्मद बिन तुगलक, वो नहीं कर पाया। और एक मूर्ख व्यक्ति इतना उत्पादन बढ़ा गया कि उसका राजस्व पूरा का पूरा धन धान से भर गया। हरियाणा का जो क्षेत्र कभी मरुस्थली प्रदेश था, हरियाणा में सारी नहरें बनवाने वाला फिरोज तुगलक, 5 नहरें 200 किलोमीटर लंबी। तो जो बंजर भूमि थी वो उपजाऊ हो गई। किसानों को उसने उत्तर प्रदेश, जहां भारी आबादी थी, ला करके बसाया। हरियाणा में खेती बढ़ी, राजस्व बढ़ा, और इतनी समृद्धि, सुख सुविधा, भौतिक समृद्धि, आर्थिक संसाधन इसके पास थे कि किसी भी सल्तनत काल के सुल्तान के पास नहीं थे। इसने इन दास दासियों, दीवाने बंदगान के लोगों के द्वारा बागान लगवाए, बागान, बगीचे। इन बगीचों में इसने अनार का बहुत शौक था, आम का बहुत शौक था, अंगूर का बहुत शौकीन था ये, यहां तक कि बादाम पसंद थे इसे। अनार कली नहीं, सिर्फ अनार बेटा, कली नहीं, सिर्फ अनार खाता था। वो दानेदार होते हैं ना, 20 दाने, 8 दाने, 32 दाने, वो अनार। ठीक है, अनार की कली होती नहीं कभी भी, अनार दानों में होता है, अनार दाने नहीं। अनारकली बिस्कुट नहीं, अनारकली पेटीकोट भी नहीं, नहीं कुछ नहीं। हाँ, अनार के दाने वाला अनार इसने लगाए। और इन्हें इतनी बड़ी उपज होती थी कि इनकी डिमांड बाहरी देशों में थी। ईरान आयात करता था, भारी संख्या में इसे सोना प्राप्त हुआ, बड़ी संख्या में निर्यात होता था, बदले में सोना आता था। तो काम बहुत अच्छे थे इसके, अच्छे नहीं थे, अच्छे किस्मत से बन गए। इसकी किस्मत अच्छी थी, उसकी किस्मत खराब थी। तो देखो, किस्मत का भी एक रोल है। योग्यता अपनी जगह है, अयोग्यता अपनी जगह है, लेकिन फिर भी तय करती कौन है? किस्मत। किस्मत। आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने ईश्वर से मांगा होगा कि ये ईश्वर मुझे बुद्धि दे, मुझे सुंदरता दे, मुझे सब कुछ दे, लेकिन जिसने किस्मत नहीं मांगी वो फेल है। और जिसने कहा कि चाहे तो काला बना दे, चाहे तो कैसा भी बना दे, बट किस्मत दे दे अच्छी सी, वो सफल हो जाता है। किस्मत भी कोई एक चीज है। हाँ, सरकारी नौकरी मांग ली तो वो सफल है नहीं। हाँ, दर्द बाहर आ रहा है, बात तो सही कर। तो मैंने इतना समझा दिया, अब आपको लिखा दूं, लिखने का काम है आपका, लिखो। एक बात और सुनो, सुनोगे? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहां हुई थी? थट्टा में। तो इसकी मृत्यु के बाद इसके कोई बेटा तो था नहीं, इसलिए सैनिकों ने किसे शासक घोषित कर दिया। इसलिए जब ये थट्टा में पहली बार सुल्तान घोषित किया गया, राज्य अभिषेक हुआ, फिर ये जब दिल्ली पहुंचा तो वहां पर भी इसका राज्य अभिषेक हुआ। तो कितनी बार हुआ? ओके, पहली लाइन ये लिखेंगे, एमबीटी का चचेरा भाई, एमबीटी का चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक
फिरोज शाह तुगलक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। मार्च 1351 में ठट्टा में अगस्त 1351 में दिल्ली में अगस्त 1351 में दिल्ली में ओके, अगला लिख देंगे। जियाउद्दीन बर्नी ने जियाउद्दीन बर्नी जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक तारिक ए फिरोज शाही एफएसटी के द्वारा जेल में डाले जाने के बाद जेल में लिखी एफएसटी को समर्पित की। तो याद रखें जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक कौन सी? तो यहां फिरोज शाही में कौन सा फिरोज है? फिरोज शाह तुगलक, यही है ना। तो इसी को समर्पित किया है उसने, ठीक है। तो किसको समर्पित किया? फिरोज शाह तुगलक को समर्पण किया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जियाउद्दीन बर्नी को इसने जेल में क्यों डाला? तो तू बता दे। नहीं बताया तो मैं बता देता हूं, ठीक है। जब ये ठट्टा में फिरोज शाह तुगलक को सुल्तान घोषित किया गया तो दिल्ली में कुछ अमीरों ने एक दूसरे भाई और था मोहम्मद बिन तुगलक का, दूसरा दूर का भाई, मामा बेटा पता नहीं कहां का, उसको दिल्ली में सुल्तान बना दिया। उन्हें नहीं पता था कि ठट्टा में फिरोज शाह तुगलक को शासक बना दिया गया। उनको यह लगा कि वो तो मर गया, अब दिल्ली खाली थोड़ी रहेगी। तो उसने किसी मोहम्मद बिन तुगलक के किसी रिश्तेदार को दिल्ली में सुल्तान घोषित कर दिया। लेकिन सेना तो ठट्टा में थी, सेना ने तो फिरोज शाह तुगलक को बनाया था। अब जब सेना के साथ फिरोज शाह तुगलक जब दिल्ली में आया तो उसे पता लगा यहां तो दूसरा सुल्तान बैठा है। क्योंकि सेना साथ थी, फिरोज शाह की सेना नहीं बनाया था, इसलिए सेना ने उसको जाके पकड़ा और 2 दी तो वो भागा और उसे जेल में डाल दिया। अब जो दूसरा बनाया था दिल्ली में, उसका समर्थन जियाउद्दीन बर्नी ने भी कर दिया। बोले हो बहुत बढ़िया आदमी है, उसने जियाउद्दीन बर्नी का सपोर्ट कर दिया, जियाउद्दीन बर्नी ने उसका सपोर्ट कर दिया।
अब फिरोज शाह तुगलक आएगा तो जो दिल्ली में नया सुल्तान बनाए गए उसके साथियों को जेल में डालेगा या नहीं? तो उसने जियाउद्दीन बर्नी को जेल में डाल दिया। अब जियाउद्दीन बर्नी को लगा कि या तो गई जिंदगी बेकार, ये तो जेल में पड़े पड़े मरेंगे। तो उसने सोचा कि अब मैं एक काम करता हूं, मैं इस फिरोज शाह तुगलक को खुश करता हूं। खुश कैसे करूं? इसका इतिहास लिखता हूं। लेखक तो था ही, तो उसने किताब लिखी तारीख ए फिरोज शाह, फिरोज शाह तुगलक की तारीख, और उसमें उसकी बहुत प्रशंसा की। उसे कहा कि दिल्ली का सबसे आदर्श सुल्तान यही है, भारत का सबसे सुंदर सुल्तान भी यही है, भारत का सबसे सच्चा मुसलमान भी यही है। तो बहुत प्रशंसा की। वो जियाउद्दीन बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक के, अलाउद्दीन खिलजी की सबकी आलोचनाएं करता है, बट फिरोज शाह तुगलक की इसने एक भी आलोचना नहीं की। सारे के सारे धरती पर जितने भी गुण हो सकते हैं वो सारे किसमें दिखा दिए। इसलिए आज के इतिहासकार फिरोज शाह तुगलक के इस इतिहास को स्वीकार ही नहीं करते जो हम पढ़ते और पढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि ये जो कुछ हुआ वो हुआ ही नहीं। ना तो उसने इतनी नहरें बनवाई, ना उसने इतने काम किए, ना कोई बागान लगवाए, ना कुछ हुआ। इतने छोटे मोटे काम थे जिसको बढ़ा चढ़ा करके जियाउद्दीन बर्नी इतना मोटा कर दिया, बड़ा कर दिया, फैला दिया। इतनी प्रशंसा कर दी कि हमारे पास में जियाउद्दीन बर्नी की तारीख फिरोज शाही के अलावा फिरोज शाह तुगलक के जीवन पर जानने का कोई स्रोत ही नहीं है। और उसने जेल से बचने के लिए इतनी प्रशंसा कर दी कि हम लोगों की निगाह में फिरोज शाह तुगलक बहुत महान सुल्तान बना हुआ है, जबकि ये सच नहीं है। वो इतना महान नहीं था। हाँ, मोदी जी की तरह। मोदी जी को काहे को बीच में लाए? चलो लिया है, कोई बात नहीं, छोड़ो। तो अब लेकिन आप ये बताओ कि जियाउद्दीन बर्नी ने जब अपनी पुस्तक तारीख फिरोज शाही लिखी तो क्या उसे फिरोज शाह तुगलक ने छोड़ दिया? नहीं, उसे मृत्युदंड नहीं दिया। इसकी मृत्यु जेल में ही हुई। मतलब फालतू किताब भी लिखी, प्रशंसा भी की, और जेल से बाहर भी नहीं आया। जेल की जेल में ही रहा और एक दिन जेल में ही चला गया। ठीक है, तो आगे लिखेंगे। बर्नी ने एफ बर्नी ने बर्नी ने बर्नी ने एफएसटी को एफएसटी को दिल्ली का आदर्श सुल्तान आदर्श सुल्तान एवं पहला सच्चा मुसलमान बताया। बताया, ओके। अब इसका जो वजीर बनाया था मैंने आपको बता दूं, खाने जहां तेलंगाने, तो वो भी लिख देंगे। फिरोज कम पढ़ा लिखा, कम कम पढ़ा लिखा अयोग्य सुल्तान था। अतः फिरोज ने स्वयं पर जिम्मेदारी नहीं लेते हुए स्वयं पर जिम्मेदारी नहीं लेते हुए योग्य लोगों को प्रशासन में
योग्य लोगों को प्रशासन में भागीदार बनाया। प्रशासन में भागीदार बनाया। तेलंगाना के एक ब्राह्मण जिसने इस्लाम ग्रहण कर लिया था, उस खाने जहां मकबूल तेलंगानी को अपना वजीर बनाया। इसकी मृत्यु के बाद इसके पुत्र, दोबारा बोलूं, कहां से बोलूं, इसकी मृत्यु, अरे खाने जहां तेलंगानी की मृत्यु के बाद, खाने जहां तेलंगानी की मृत्यु के बाद या इसकी मृत्यु के बाद तेलंगानी के बेटे जोना खां तेलंगानी को वजीर बनाया। ठीक है, ओके दोस्तों, अब हेडिंग डालो धार्मिक नीति। भाई फिरोज शाह तुगलक की कौन सी नीति? धार्मिक नीति। इसमें एक क्वेश्चन आता है, सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया किसने लगाया? ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया किसने लगाया बताओ? फिरोज तुगलक ने। तो यही तो बात है, धार्मिक नीति। तो वैसे तो मैंने बता दिया, फिर भी बता रहा हूं, ये कट्टर इस्लामिक व्यक्ति था। कट्टर इस्लामिक नीति इसने अपनाई। इसने शरीयत जो है, इस्लामी कानून, शरीयत को लागू किया। इसने हिंदुओं पर अत्याचार की। एक मंदिर है, कौन सा? ज्वालामुखी मंदिर, को तुड़वाया। इसी तरह से दोस्तों उड़ीसा में एक मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर, सुना है नाम? उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को तुड़वाया। तो बताओ बदमाश था कि नहीं? और तो और इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया, उतार दो हो, लगा दिया। जो ऐसा करने वाला ये प्रथम सुल्तान था,
वरना आज तक ब्राह्मणों को, चूंकि ब्राह्मण इनकम नहीं करते ना, दूसरों के दानों पर जीवित है, तो संत प्रकार से और फकीरों पर कभी भी जजिया नहीं लगता था, इसने लगा दिया। हाँ देखो, तो लिख दो, फटाफट उतारो इसको। उतारो रे, ऐसे कैसे उतार दो ना, ओ ऐसे उतारो। एक बात और कि इसने खलीफा से मान्यता प्राप्त किया नहीं कि बताओ, खलीफा से एक बार नहीं 2 बार मान्यता ली। इस्लामिक कानून यानी कि जो 4 ब्याह कर सकते हो, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है, बुरके में रहेंगी, उनका हाथ भी उंगली भी कोई दूसरा आदमी देख नहीं सके, ये कानून शरीयत की कानून। इसने खलीफा का सहायक घोषित किया, सिक्कों पर खलीफा नाम लिखवाया। उतार दिया क्या? उतारो। ना रे वही है, वो कवर दूसरा है। अरे वो का वो एक, अच्छा सुनो, वो का वही सैमसंग का फोन है, उसी का मैंने कवर दूसरा डलवा दिया। और तो और देख लो, मेरे यही वो है, पहले भी यही था। अच्छा सुनो तो, यदि मान लो कि ऊपर का जो स्क्रीन होती है उसको अपन चेंज करा लें, और तो इससे क्या मोबाइल नया हो जाता है? अच्छा, अभी नया ले नहीं सकता यार मैं। कारण क्या है, छोरा जो है वो 1.5 साल का है, और वो बड़े प्रेम से मोबाइल को यूं लेता है, जमीन पर बैठता है, और कोई पत्थर या कोई ताला या जो भी होता है
उस पे रख करके बजाता है, फिर मेरी तरफ करता है पापा पापा। और फिर मैं उसे कहता हूँ ना बेटा ना, फिर रोता है और फिर उसे कहता हूँ, जब वो रोता है कि अच्छा बेटा बजा, फिर हंसता है कि हाँ ठीक है। तो उसने इतना बजाया फोन को, अभी कम से कम मुझे लगता है और 1 साल तक किसी भी अच्छे फोन से वंचित रहूंगा, 1 साल तक। कोई ना, लेकिन एक बात देख ली मैंने कि आजकल जो फोन आईफोन आ रहे हैं ना, वो तो नकली और बेकार हो गए। इसलिए फोन तो वास्तव में ज्यादा बढ़िया कौन सा है, सैमसंग का ही है। ओप्पो और वीवो, ये दोनों तो कैपेसिटी कम है इनमें। हाँ वन प्लस फिर भी है। हाँ, इनसे सबसे बढ़िया एक निष्कर्ष है मेरा, फोन लेना है जीवन बनाना है, फोन भी लेना है तो नोकिया 1100 की होड़ नहीं होगी, उसकी होड़ नहीं होगी। खैर, लिख दिया, चलो खैर।